Good morning everyone. Hope you are fine. कल आपने देखा हमने चैप्टर 2 द डायमंड नेकलेस का एक्सप्लेनेशन देखा, हमने उस चैप्टर को समझा, उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का PDF आपको उसी लिंक पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देख लीजिएगा, नोट कीजिएगा और प्लीज़ एक फेयर नोटबुक बनाइएगा जिसमें हमारे नोट्स कंप्लीट रहें और एग्ज़ाम के लिए वो हमें फ़ायदेमंद हों। एक बार एक जस्ट फॉर अ क्विक रिव्यू हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए उस चैप्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी हम लगभग सारे क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर फिर भी कुछ क्वेश्चन से क्विक रिव्यू के लिए हम देखते हैं। जैसे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस में कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक हाउ लॉन्ग डिड इट टेक मेथिलाइड एंड लॉयसल टू रीपे द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस। कितना समय इन कैरेक्टर्स को उस नेकलेस की कॉस्ट को रीपे करने में लगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी ये बता सकते हैं कि इट टुक ऑलमोस्ट 10 years टू रीपे द कॉस्ट। इन द सेम वे अगर हम 60 वर्ड्स के क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन है ऑन रिसीविंग द इन्विटेशन टू द बॉल मेथिलाइड वेप्ट व्हाई। जब उस क्लर्क ने अपनी वाइफ को बाल पार्टी का इन्विटेशन दिया तो वो क्यों दुखी हुई, क्यों रोई। व्हाई शी क्राइड, व्हाई शी वेप्ट। क्योंकि वो दुखी थी कि उसके पास उस पार्टी को, उस रैंक को मैच करता हुआ ड्रेस नहीं था और ना ही कोई अच्छी ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स थे जिससे वो उस पार्टी में अपनी एलिगेंस, अपनी ब्यूटी शो कर सके। एंड शी ऑलवेज वांटेड ऑल सच प्रेज फॉर हर ब्यूटी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसे हम एलबोरेट कर सकते हैं अपने शब्दों में। आप जानते हैं लैंग्वेजेस में आपको अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना आना चाहिए शब्दों में, तो आप इजीली इसका आंसर लिख सकते हैं। ऐसे काफ़ी और क्वेश्चन है, जैसे व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड वाज लॉयसल। एक तरह से हम दूसरे शब्दों में देखें कि इट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लॉयसल। उस क्लर्क का कैरेक्टर स्केच कि वो एक कैसा व्यक्ति था। तो हम जानते हैं ही वॉज वेरी गुड एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। वो जब उसकी वाइफ उस नेकलेस को, जो कि बहुत ही मुश्किल से मिला है, उसके हाथों वो खो जाता है, तब भी वो उस पर गुस्सा नहीं होता। ही डिड नॉट शाउट, ही वॉज नॉट एंग्री एट ऑल, बल्कि वो अपनी वाइफ की पूरी मदद करता है। जबकि ही वॉज ऑलरेडी टायर्ड, वो बहुत थका हुआ था, पर वो पूरे रूट पर वापस घूमकर उस नेकलेस को ढूंढता है और जब उसे नहीं मिलता तो वो उस नेकलेस को किसी शॉप पर वैसा का वैसा आर्टिफिशियल नेकलेस ढूंढता है और अपने गन के लिए बचाए हुए पैसे में मिला के वहाँ पर पे करता है और वैसा का वैसा नेकलेस लेकर उसके फ्रेंड को दिलवाता है और 10 साल तक बहुत कड़ी मेहनत करके सारा कर्ज, सारा इंटरेस्ट के साथ चुकाता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि लॉयसल वॉज वेरी गुड हस्बैंड और मेथिलाइड जो थी वो शी वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव सच अ नाइस एंड डाउन टू अर्थ हस्बैंड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम देखें। मूविंग फर्दर, कल हमने चैप्टर 2 से स्टार्ट किया था, आज हम वापस बैक टू द फर्स्ट चैप्टर हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है विच इज अ पोएम इन्वोकेशन। आप जानते हैं इन्वोकेशन क्या होता है, किसी को इन्वोक करना, उसका आवाहन करना, उसे बुलाना, उसे कॉल करना, ये इन्वोकेशन होता है। इस चैप्टर में जो इसको लिखने वाला है ये एक एक्सर्प्ट है जो अथर्ववेद से लिया गया है और जिसे इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस। इन्होंने इसको ट्रांसलेट किया है। ये उसकी कुछ लाइंस हैं। अथर्ववेद आप जानते हैं वो हमारी वैदिक लैंग्वेज, हमारी वैदिक भाषा संस्कृत में लिखे हुए हैं और उनसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसकी कुछ लाइंस यहाँ पर दी हैं। वो इसमें इन्वोक करता है, आवाहन करता है, पुकारता है, कॉल करता है सारे कंट्रीमैन को कि वो आपस में पीस और सुलह रखें, झगड़े ना करें और यहाँ तक कि अपनी इस पीस, इस फीलिंग को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्सटेंड करें और सारे लोगों से वो पीस बनाएं, किसी से झगड़ा ना हो, कोई फाइट ना हो, ताकि कोई दुखी ना हो।
सारे दुख सबके जीवन से खत्म हो जाएं, सबके बीच में हार्मोनी हो, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन हो, ताकि इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, सो दैट डिजायर्ड आउटकम कैन बी गॉटन। तो हम स्टार्ट करते हैं इन्वोकेशन चैप्टर विच इज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अथर्ववेदा। सबसे पहले हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन अपने वेदों के बारे में देखें कि वेद क्या है। आप जानते हैं वेदास आर अ लार्ज बॉडी ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट ओरिजिनेटिंग इन एंशिएंट इंडिया इन वैदिक संस्कृत। बहुत ही बड़े ग्रंथ लिखे हुए जो ये माना जाता है कि लगभग 4000 टू 8000 ईयर्स बिफोर लिखे गए, और वो हमारे इंडिया के बहुत रिलीजियस और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं। आप जानते हैं वो 4 हैं। इनमें से एक है ऋग्वेदा। इट इज डेटेड बैक टू 4000 टू 8000 ईयर्स। इट हैज 1028 hymns, mainly contains 10,600 verses, various hymns for praying Vedic gods like Indra, Agni and Varuna। मतलब इसमें हजारों की संख्या में मंत्र दिए हुए हैं, स्तोत्र दिए हुए हैं, जिसमें हमें हमारे इंडियन गॉड्स लाइक अग्नि, लाइक वरुण जो कि जल के देवता हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, इन सब की पूजा आराधना करने का हमें तरीका सिखाया गया है, उनके लिए मंत्र दिए गए हैं अथर्ववेद में। इसके बाद हम बात करें एक दूसरे वेद की जो कि है यजुर्वेदा। यजुर्वेदा हैज mantras, primarily it has mantras which are chanted by priest while performing religious things like यज्ञ। इसमें मेनली मुख्य रूप से मंत्र दिए गए हैं, वो मंत्र जो पुजारी, पुरोहित यज्ञ वगैरह या ऐसे कोई रिलीजियस सैक्रिफाइस करते वक्त पढ़ते हैं, उनसे ही हमारे ये सब पूजा पाठ के काम संपन्न होते हैं। ये यजुर्वेद में मेनली दिया गया है। इसमें लगभग 1975 मंत्रास हैं मेनली। इसके बाद हम बात करें तीसरा सामवेद। सामवेद जो है इट्स अ वेदा और इट इज कॉल्ड अ वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। इसमें लगभग 1549 वर्सेस हैं, जिसमें से 75 वर्सेस जो हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे दूसरे शब्दों में हम कहें, इन अदर वर्ड्स, अल्टरनेटिव वर्जन ऑफ ऋग्वेदा कहा जाता है। इसके बाद हम बात करें अथर्ववेद की। ये हमारा चैप्टर इन्वोकेशन अथर्ववेद से ही लिया गया है। अथर्ववेद में लगभग इट्स अ कलेक्शन ऑफ 20 डिफरेंट बुक्स, 20 बुकों का ये एक संग्रह है। अथर्ववेद में इट कंटेन्स नॉलेज एंड प्रोसीजर्स फॉर एवरीडे लाइफ। इसमें वो ज्ञान है, वो तरीके हैं जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसमें लगभग 5977 मंत्र हैं। इट इज समटाइम्स कॉल्ड वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूलाज। ये जादुई फॉर्मूला, जादुई विधियों का भी इसे वेद कहा जाता है। तो ये हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। और हमारे इस चैप्टर की लाइंस यानी इन्वोकेशन पोइट्री की लाइंस जो हैं वो अथर्ववेद से ली गई हैं। और उसे हम देखते हैं कि डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने इसमें क्या बताया है या किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया है, या किस इंपॉर्टेंट पार्ट को जो हमारे डेली लाइफ में काम का है, हमारे जीवन में बहुत काम का है, उसे लिया है। हम इसकी कुछ लाइंस को पढ़ते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट अस हैव कॉन्कर्ड विथ आवर ओन पीपल। वो कहता है हम क्या करें, कॉन्कॉर्ड यानी सबके बीच में सामंजस्य, जब कोई झगड़ा ना हो, चारों तरफ शांति हो, चारों तरफ शांति हो। लेट अस हैव कॉन्कर्ड, सबसे पहले हम कॉन्कॉर्ड रखें, सामंजस्य रखें, किससे? विद आवर ओन पीपल, हमारे अपने लोगों से, यानी हमारे कंट्रीमैन, हमारे गांव, हमारे शहर, हमारे कस्बे, हमारे प्रदेश, हमारे देश में रहने वाले हमारे अपने लोग, जिन्हें हम अपना मानते हैं, हमारे देशवासी, हमारे कॉन्टेक्स्ट में कहें तो हमारे भारतवासी, इनके बीच में एक सामंजस्य हो। फिर वो कहता है एंड कॉन्कर्ड विथ पीपल हु आर स्ट्रेंजर्स टू अस। तो ना सिर्फ हमें ये सामंजस्य हमारे अपने लोगों से बनाना है, बल्कि ये सामंजस्य, ये कॉन्कॉर्ड हमें स्ट्रेंजर्स से भी बनाना है जो हमारे लिए अजनबी हैं। यहां अजनबी लोगों का मतलब उन लोगों से है जो बाहर की कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में, अब्रॉड में रहते हैं, जिनसे हमारा
चाइल्डहुड से या पहले से कोई रिलेशन नहीं है, ना ही हमारा कोई और रिलेशन है, ना कि ब्लड रिलेशन है, तो एक तरह से वो हमारे लिए अजनबी हैं या स्ट्रेंजर्स हैं। उनके साथ भी हमें पीसफुली कॉन्कॉर्ड यानी सामंजस्य बनाकर रखना है। वो कहता है, वो एक गॉड है हमारे यहाँ, ड्वेल गॉड, जिनको हम अश्विनी कुमार कहते हैं, इन इंग्लिश दे आर कॉल्ड अश्विन्स। वो अश्विन्स से ये प्रे करता है कि क्रिएट बिटवीन अस एंड द स्ट्रेंजर्स अ यूनिटी ऑफ हार्ट्स। वो कहता है, उस ड्वेल गॉड अश्विन से कहता है, ये दे सिंबलाइजेस परफेक्ट यूनिटी ऑफ नेटिव एंड ऑफ स्ट्रेंजर्स। ये जो अश्विनी कुमार हैं, ये एक परफेक्ट यूनिटी को सिंबलाइज करते हैं हमारे अपने लोगों की और उनका विदेशियों के साथ या बाहरी लोगों के साथ या फॉरेनर्स के साथ। तो वो अश्विनी कुमारों से ये प्रे करता है, ये प्रार्थना करता है। वो कहता है कि हमारे बीच में, यानी हमारे अपने लोगों के बीच में और फॉरेनर्स के बीच में, हमारे मन में, हमारे दिलों में एक यूनिटी, एक एकता पैदा करे, ऐसा वो प्रे करता है। आगे की लाइन्स हम देखें, वो कहता है, मे वी यूनाइट इन आवर माइंड्स, यूनाइट इन अवर पर्पसेस। यानी हमें एकता कहाँ कहाँ चाहिए? सबसे पहले हमें अपने दिमाग में, अपने दिलों में, अपने विचारों में एकता चाहिए। उसके बाद हमारे लक्ष्य एक से होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर झगड़े का, फाइट का, क्वारलसम होने का कारण क्या बनता है? जब हमारे और किसी और के लक्ष्य अलग होते हैं और जब सबके लक्ष्य टकराते हैं तो आपस में द्वेष पैदा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट। पहले वो इंटरनल होता है, फिर एक्सटर्नल हो जाता है, और इस तरह से चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट होता है और पीस को हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए वो कहता है कि हम अपने माइंड्स में यूनाइट हों, उसके बाद हम अपने लक्ष्यों में यूनाइट हों, हमारे लक्ष्य एक से हों। शायद वो ये कहना चाहता है कि हम सबका मेन लक्ष्य जो है, मेन एम जो है, वो शांति प्राप्त करना है, सामंजस्य प्राप्त करना है। एंड आगे वो कहता है, एंड नॉट फाइट अगेंस्ट द डिवाइन स्पिरिट विद इन अस। हमें नहीं लड़ना चाहिए अपने अंदर जो ईश्वर की सत्ता है, जो देवीय शक्ति है, उससे फाइट नहीं करना चाहिए। वो कहता है, लेट नॉट बैटल क्राई राइज अमिडस्ट मैनी स्लेन। जो बैटल क्राई है, जो लड़ाई में चीख पुकार ये सब मचती है, ये हम और नहीं सुनना चाहते। कई कत्ल, कई खून, इनके बीच में हमें ये युद्ध, ये सब चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन में अशांति लाती हैं और ये अशांति बढ़ती जाती है, ये शांति की दुश्मन है। वो इंप्लाई करता है कि हम ऑलरेडी वी हैव फॉट मैनी बैटल्स, हम कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं, और वो जो क्राय है, वो युद्ध की चीख पुकार है, वो आज तक हमारे जीवन में अशांति फैलाती है, वो हमें रह रहकर सुनाई देती है। तो वो कहता है, वी शुड रिजॉल्व ऑल द इश्यूज। हमें सारे मुद्दों को यहीं पे सुलह कर लेना है, सामंजस्य स्थापित कर लेना है। फिर वो कहता है, नॉर द एरोस ऑफ द वॉर गॉड, ना तो वॉर गॉड जो हमारे यहाँ भगवान कार्तिकेय भी कहलाते हैं, और ज्यूज और अदर माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग मार्स को युद्ध का देवता कहा जाता है। वो कहता है कि ये जो युद्ध के देवता हैं, इनके जो एरोज हैं, वो अब हम पर ना गिरें विद द ब्रेक ऑफ द डे। मतलब सुबह शुरू हो और झगड़ा शुरू हो जाए, अशांति शुरू हो जाए, युद्ध शुरू हो जाए, ऐसा वो नहीं चाहता। तो वो कहता है, वार गॉड्स के जो एरोज हैं, वो हमारे सुबह से हमारा जीवन या हमारा दिन खराब ना करें। इस तरह की प्रे, इस तरह की सबसे रिक्वेस्ट जो हमारा अथर्ववेद है उसमें दी हुई है। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखें कि इस इन्वोकेशन पोएट्री में या इस इन लाइन्स में हमें ओवरऑल क्या मैसेज मिलता है। व्हाट इज देयर फॉर अस टू लर्न इन दिस वेद, इन दिस एक्सर्प्ट, इन दिस स्निपेट। हमें इसमें से क्या सीखना है? तो हम देखें, इसका मैसेज होता है कि वो हमसे कहना चाहता है, हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है या भगवान से प्रे की जा रही है कि नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल। हम सबको किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? हमें आवश्यकता है कोऑर्डिनेशन अमंग पीपल, सामंजस्य सभी लोगों के बीच। ना तो उनके लक्ष्य अलग हों, ना कोई दूसरा ऐसा मुद्दा हो जिसकी वजह से जीवन की शांति भंग हो और जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त ना किया जा सके। कोऑर्डिनेशन शुड बी एक्सटेंडेड टू फॉरेन पीपल ऑल्सो। ना सिर्फ हमारे अपने लोगों में सामंजस्य हो, बल्कि ये सामंजस्य अजनबियों तक जाए, दूसरे देशों के लोगों तक जाए। क्योंकि वैसे भी भारतीय सभ्यता रही है वसुदैव कुटुंबकम, यानी सारा जगत, सारा विश्व हमारा परिवार है। और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, एक्सटेंडिंग दिस फीलिंग टू अ लार्जर एरिया, टू द लार्जर पीपल, ये लाइंस हमें यहां पर दी गई हैं।
दिस वे वी कैन अचीव कंप्लीट पीस एंड हार्मनी। यही वो एक रास्ता है, यही वो एक तरीका है जिससे हम पूर्णतया जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं और जगत, वो सारा हमारा वर्ल्ड, हमारा विश्व अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, शायद जो कि शांति ही है। तो ये मॉरल ऑफ द लाइन्स हमें पता चलता है। अब आगे हम इसके कुछ एक्सरसाइजेस देखें, इसके कुछ मेन वर्ड्स देखें जो हमें समझने चाहिए, जिसमें सबसे पहला वर्ड है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड ये वर्ड बार बार आया है। कॉन्कॉर्ड का मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंडशिप और पीस अमंग पीपल एंड कंट्रीज, लोगों के बीच में, देशों के बीच में शांति, दोस्ती, मित्रता। सेकेंड वर्ड जो हम देखें स्ट्रेंजर, ये तो आप जानते ही हैं, स्ट्रेंजर वो व्यक्ति जिसे हम पहले से नहीं जानते, जो अजनबी है। अश्विन्स, अश्विन्स के बारे में मैंने आपको बताया, ड्वेल गॉड्स। इसके बाद है माइंड्स। यहां माइंड्स का मतलब हमारी ओपिनियंस से है, हमारी राय, हमारी मत या किसी व्यक्ति या वस्तु विशेष के प्रति हमारे विचार, ये यहां पर माइंड्स है, माइंड्स इसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद एक वर्ड है बैटल क्राई। बैटल क्राई क्या है? अ शाउट फ्रॉम सोल्जर्स टू इनकरेज देयर ओन आर्मी। इसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। एक, युद्ध में लड़ने वाले सैनिक जो अपने साथी सैनिकों को एनकरेज करने के लिए जो चीखते हैं, आवाज लगाते हैं, वो भी बैटल क्राई हो सकती है। या उस बैटल में मरने वाले, घायल होने वाले लोगों की जो चीखें हैं, हम उसे भी बैटल क्राई मान सकते हैं। ब्रेक ऑफ द डे, जिसको हम कहते हैं डॉन। इट्स DAWN, डॉन। सुबह सुबह का टाइम जो डॉन होता है, जिसका अपोजिट शाम का टाइम जब सूरज डूबने वाला होता है, जिसको हम डस्क कहते हैं। तो यहां ब्रेक ऑफ द डे का मतलब है एकदम सुबह सवेरे, जिसको हम डॉन कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो अगर आपको अच्छे से मालूम हो तो आप इसका खुद भी काफ़ी अच्छे से अर्थ निकाल सकते हैं और इसका मेन पर्पस समझा जा सकता है कि वेद या उसे ट्रांसलेट करने वाले डॉक्टर अरविंद हमसे क्या कहना चाहते हैं, डॉक्टर अविनाश। देन इसके कुछ और एक्सरसाइज हैं, आगे हम देखें। एंटोनिम्स हमको दिए हुए हैं। कुछ एंटोनिम्स हमको दिए हुए हैं, आप जानते हैं वर्ड्स हैविंग जस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, वो एंटोनिम्स होते हैं। हमें पहला वर्ड दिया है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का अपोजिट या एंटोनिम होता है कॉन्कॉर्ड। ये हर जगह हमें बार बार आया है, ये शब्द रिपीट हुआ है। इसके बाद एक वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब किसी चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देना, उसका विनाश कर देना, उसे खत्म कर देना। तो इसका उल्टा ऑब्वियस होगा उसका निर्माण करना, यानी क्रिएट करना। इसके बाद एक वर्ड है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी आप जानते हैं विविधता। डाइवर्सिटी का अपोजिट होगा यूनिटी, यानी हम सब में एकता। इसके बाद वर्ड है रिजॉल्व। रिजॉल्व मीन्स होता है किसी भी समस्या को उसका समाधान कर देना, लेकिन इसका अपोजिट यहां पर होगा झगड़ा, लड़ाई या युद्ध, यानी बैटल। इसके बाद है वर्ल्डली। वर्ल्डली मतलब सांसारिक, जो इस दुनिया से मतलब रखता हो। तो इसका अपोजिट होगा दैवीय, जो डायरेक्ट भगवान से, गॉड से कनेक्टेड हो। तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिवाइन। इसके बाद वर्ड है फॉल। फॉल का मतलब गिरना, नीचे जाना, अवनति करना। फॉल का अपोजिट होगा राइज, उठना या उन्नति करना। इसके बाद एक वर्ड है नोन। नोन आप जानते हैं, जिसे हम जानते हैं, जो हमसे परिचित है, वो नोन कहलाता है। और जो नहीं जानते वो कहलाता है, जिसे हम नहीं जानते वो कहलाता है, दैट इज अननोन। इसके बाद लास्ट वर्ड है डीमन। डीमन यानी राक्षस, शैतान। और इसका अपोजिट ऑब्वियस होगा भगवान, यानी गॉड। याद रखें, जब हम ओवरऑल भगवान की बात करें तो हम गॉड वर्ड का यूज करते हैं, पर जब हम किसी पर्टिकुलर टाइप या पर्टिकुलर गॉड को स्पेसिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम उसके आगे लॉर्ड लगाते हैं। जैसे गॉड कृष्णा ना बोलकर हम बोलते हैं लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड गणेश। ये ध्यान रखें। तो ये थे
एंटोनिम्स। इसके बाद हम आगे देखें एक्सरसाइज, इसी में बी एक्सरसाइज दी हुई है। बहुत ही छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नॉलेज के लिए भी, और इनमें से कई बार एग्जाम्स में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स इस तरह के शब्द आते हैं। अगर हमने इनको बड़े ध्यान से देखा है, समझा है, तो हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसके बाद एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, दैट इज कंपाउंडिंग। क्या है? व्हाट इज कंपाउंडिंग? लिखा हुआ है कंपाउंडिंग इज अ प्रोसेस of word formation in which two constituent words normally are bound together to form a single word. जब दो अलग अलग शब्द having different meaning are joined together और वो कुछ एक नया शब्द बन जाता है, उसका एक अर्थ निकल आता है। हमें एग्जाम्पल के लिए ऐसे वर्ड दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। हमें एक वर्ड दिया है बैटल क्राई, और एक वर्ड दिया है वॉर प्लस गॉड इज इक्वल टू वार गॉड। इसी तरह नीचे एक्सरसाइज में हमें कुछ शब्द हैं, उन्हें हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे हम एक दो ही लेंगे, बाकी एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन। जैसे हम एक वर्ड लें स्टॉप, स्टॉप दिया हुआ है और एक हमें इसे मैच करना है, तो ये वॉच से मैच होगा और वर्ड क्या बन जाएगा? स्टॉप वॉच। इसी तरह एक शब्द है लाइक और एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स इसके सामने दी हुई है कॉलम बी में। इसको हम लाइक के साथ मैच क्या होगा? वाइस, तो हो जाएगा लाइक वाइस। तो ये हो जाती है कंपाउंडिंग। तो ये है हमारे एक्सरसाइज बी। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स वैसे तो बहुत ही आसान है, पर फिर भी लिंक में आपको ये क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहां से नोट डाउन करें। पहले सेकंड चैप्टर का कर लें, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के कर लें। ये कंप्लीट रखें नोटबुक, आपको एग्जाम टाइम पे काफी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये एक परफेक्ट नोट्स होते हैं। इसके बाद एक नई चीज शायद आपने पहले पढ़ी हो, पोएटिक डिवाइसेस। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। अगर हम इसे डीपली देखें तो इट्स अ वेरी लार्ज टॉपिक। इट कंटेन्स so many different types of poetic devices, hundreds of poetic devices are there, पर हमें chiefly 9 to 10 poetic devices ही यूज करने पड़ते हैं या हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखें कि poetic devices है क्या। poetic devices जो हैं वो एक वे है पोएट्री की ग्रेस को, उसके इफेक्ट को एक हाइट देने का, एक ऊंचाई तक पहुंचाने का, ताकि रीडर्स पर या लिसनर्स पर उसका बहुत प्रभाव पड़े, वो उससे इन्फ्लुएंस हो और उसे आगे पढ़ने के लिए इंस्पायर्ड हो। इसके लिए पोएटिक डिवाइसेस बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए, यदि एक कहानी को सीधा सीधा बता दिया जाएगा तो वो शायद उतनी इफेक्टिव नहीं होगी, पर अगर उसमें पोएटिक डिवाइसेस मिले हों, जैसे एक पोएट्री या स्टोरी, तो उसमें पोएटिक डिवाइसेस होने से उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट बढ़ जाता है। बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, पर 9 to 10 हम चीफली पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ पोएटिक डिवाइसेस एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी होते हैं। तो हम कुछ पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। अभी हम वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू हार्ड, तो हम सबसे पहले सबसे सरल देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है, इस इन्वोकेशन लेसन में दिया हुआ है, हम उसे देखेंगे। हमें एक पोएटिक डिवाइस दिया है, बताया गया है, जिसका नाम है फोरग्राउंडिंग, FOREGROUNDING। फोरग्राउंडिंग, फोरग्राउंडिंग किस चीज का सेंस देता है? टुगेदरनेस का, इकट्ठे होने का। फोरग्राउंडिंग जो है वो दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं पैरेललिज्म, और इसका दूसरा प्रकार है डेविएशन। पैरेललिज्म जो है उसे अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी भी बोलते हैं। इसे क्या और बोला जाता है? अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी। और डेविएशन को बोला जाता है अनएक्सपेक्टेड इर्रेगुलरिटी। अनएक्सपेक्टेड इर्रेगुलरिटी।
पैरेललिज्म, डेविएशन, इसे हम समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसे पहले नोट करिएगा, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि फोरग्राउंडिंग क्या है और इसके ये दो प्रकार क्या हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो फोरग्राउंडिंग का एक टाइप है जिसको हमने अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी कहा, इसका हम एक एग्जांपल लिखते हैं। आई किस्ड दी, आई किल्ड दी। आप देखिए इसमें साउंड का रिपीटिशन हो रहा है और ये एक ही तरह के आइडिया को भी डिनोट कर रहा है और मेनली इसमें साउंड का रिपीटिशन है, रिपीटिशन ऑफ साउंड वर्ड्स और आइडिया। ये लाइंस जो है ओथेलो नाम के चैप्टर से ली गई हैं। आप जानते हैं ओथेलो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर में से एक है, उसी में से ये लाइंस हैं। और ये जो एग्जाम्पल है ये अनएक्सपेक्टेड रेगुलरिटी का एग्जाम्पल है। रेगुलरिटी हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के, इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स पर आधारित है, एक वे में लिखी हुई है। आप जानते होंगे फॉर्मूलाज के बेसिस पर कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इस तरह का जो एक रूल होता है ये उसको फॉलो कर रही है और इसमें साउंड का रिपीटिशन हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाता है? पैरेललिज्म। लेकिन ये फोरग्राउंडिंग का एक एग्जाम्पल है। इसका हम दूसरा टाइप देखें, वो क्या था? वो था डेविएशन। डेविएशन में क्या होता है? ये अनएक्सपेक्टेड इर्रेगुलरिटी को शो करता है। इसमें जनरल रूल्स से हटकर उस लाइन को बहुत इफेक्ट दिया जाता है ताकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी लगे, रुचिकर लगे। इसलिए हम इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं। 10,000 saw I at a glance। ग्लैंस आप जानते हैं क्या होता है? एक दृश्य, एक झलक ग्लैंस होती है। अब आप इस लाइन को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इंग्लिश लैंग्वेज के जनरल रूल्स को, बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग ना लिखा होकर अलग अलग लिखा है। आप देखिए 10,000 saw I at a glance, एक झलक में मैंने 10,000 बार देखा। ये सेंटेंस रूल के हिसाब से कुछ और बनेगा। I saw 10,000 times at a glance, ऐसा कुछ रूल के हिसाब से होगा। पर यहां आप देखिए इसको बदल दिया गया है सिर्फ उसका इफेक्ट बढ़ाने के लिए। 10,000 saw I at a glance। ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। आप वर्ड्सवर्थ का नाम जानते होंगे, रोमांटिसिज्म के काफी महान पोएट थे वर्ड्सवर्थ। और ये लाइन ली गई है डैफोडिल्स नाम की पोएट्री से जो वर्ड्सवर्थ की है। तो आई होप आपको फोरग्राउंडिंग समझ में आया होगा। Foreground gives the sense of togetherness. It is a poetic device in which the meaning is reinforced through creation of a particular mood by repetitive use of the words of the identical root। ये identical root के वर्ड हैं, एक जैसे साउंड देते हैं, एक जैसा बेस है इनका, killed, kissed। तो इसलिए ये रिपीट करके इसके इफेक्ट को बढ़ा रहा है। I kissed thee, I killed thee। तो ये पैरेललिज्म है। और जब जनरल रूल से हटकर उसे इफेक्टिव बनाने के लिए वो लाइन यूज की जाती है, जैसे डैफोडिल्स की ये लाइन है गिवन बाय वर्ड्सवर्थ, तो इसे कहते हैं डेविएशन। लेकिन ये दोनों ही फोरग्राउंडिंग के मींस, फोरग्राउंडिंग एक अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंडर ये दो चीजें आती हैं। तो ये आई होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम इसी क्रम में आगे दूसरे पोएटिक डिवाइसेस इजी टू हार्ड स्टेप में पढ़ेंगे। पर आप उस पिछले चैप्टर को यानी डायमंड नेकलेस को और इन्वोकेशन को अच्छे से समझें, उसके नोट्स पीडीएफ से डाउनलोड कर ले, रिपीट करेंगे, खुद पढ़ेंगे, अच्छे से समझ आएगा। यू हैव अ नाइस डे, मे यू हैव अ नाइस डे।